विद्यार्थियों, जैसा कि अपन पहले इकोसिस्टम के मुख्य कारक ऊर्जा स्थानांतरण 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो कि किसी भी इकोसिस्टम का मुख्य लक्षण होता है। इसी तरीके से एक अन्य जो मुख्य लक्षण है इकोसिस्टम का, उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र भी एक इकोसिस्टम के मुख्य लक्षण है, जिसमें जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, जिनको अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, का निरंतर जीवों में और उनके वातावरण के में बराबर एक साइकिल के रूप में आदान प्रदान होता रहता है। इस प्रकार एक निश्चित साइकिल, जैव भू रासायनिक साइकिल पाए जाते हैं, जो कि एक इकोसिस्टम की मुख्य विशेषता होती है। अपन ने अभी बात की जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनको ऐसे तत्व हैं जिनकी जीवों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सबको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, कोबाल्ट, क्लोराइड, इन सबको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जिनकी शरीर में अल्प आवश्यकता होती है। अपन जैसा कि जानते हैं कि मानव शरीर जो है उसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो 65 होता है। कार्बन का 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%। इसी तरीके से सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उससे कम आवश्यकता वाले न्यूट्रिएंट्स शरीर का संगठन बनाते हैं। तो इन पोषक तत्व जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनका जीवों के साथ बायोस्फीयर में और इस पृथ्वी के जो रिजर्वर के रूप में इनकी उपस्थिति होती है, वहाँ इनका निरंतर एक साइकिल चलता रहता है। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि भू रासायनिक वातावरण है, जैसे थल, जल, वायुमंडल, इनमें जो भी तत्व पाए जाते हैं, उनमें जंतुओं, पौधों द्वारा सबसे पहले इनका अवशोषण, शोषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर पौधों से जंतु में पहुंचते हैं। ये दोनों जीवमंडल के हिस्सा हो गए और इनके मृत होने पर ये पुनः शोषण, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन व मृत्यु, अपघटन की क्रिया द्वारा पुनः ये जल, थल व वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके मध्य एक भंडार कुंड के रूप में इनका संचयन पाया जाता है। यह वातावरण हो सकता है, बायोस्फीयर हो सकता है, जिसमें आपके फ्लूइड रिजर्वर के रूप में हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों फ्लूइड रिजर्वर के रूप में काउंट किए जाते हैं। और सेडिमेंट्री पूल के रूप में चट्टानें, मृदा में यदि ये आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसके बाद ये वातावरण में मिलते हैं, तो इसको अपन सेडिमेंट्री पूल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि ये जो पोषक तत्व हैं वो दो प्रकार से संचयन इनका पाया जाता है। एक जो है वो बायोस्फीयर है, जिसमें फ्लूइड रिजर्वर, समुद्र व वातावरण, इन दोनों को फ्लूइड रिजर्वर के रूप में मानते हैं। जैसे गैसों का उत्सर्जन है,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी का ये वातावरण में मिलते हैं। वातावरण से समुद्र, पानी, पानी से पुनः वातावरण में, इनका एक साइकिल पाया जाता है। और रिजर्वर के रूप में, ये फ्लूइड रिजर्वर के रूप में समुद्र व वातावरण में निरंतर पाई जाती है। इनमें से आवश्यकता के रूप में ये बायोस्फीयर में या जीवों में उपयोग ली जाती है और ये पुनः वापस फ्लूइड रिजर्वर में उसके अपघटन होने से या नष्ट होने से पुनः मिल जाती है। इस प्रकार इनका एक निश्चित साइकिल होता है। इसी तरीके से दूसरा जो अपना संचयन है वो औषधि कुंड के रूप में जैसे अपन बात कर रहे हैं उसमें पाया जाता है। उसमें फॉस्फोरस और सल्फर मुख्य रूप से इनका संचयन होता है और ये चट्टानों से, मृदा से जीवों में प्रवेश करते हैं और पुनः नष्ट होकर अपघटन द्वारा पुनः मृदा या चट्टानों में मिल जाते हैं। तो ये दो प्रकार से इनका संचयन पाया जाता है। अपन जो इसमें मुख्य रूप से जो इस साइकिल की बात करेंगे उसमें जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र और सल्फर चक्र, ये 6 प्रकार के साइकिल की बात करेंगे। यदि अपन देखें तो ये देखें कि इनका एक्टिव या साइक्लिंग पूल इनका क्या क्या है। तो जल चक्र में बायोस्फीयर, लिविंग थिंग्स आ गया। रिजर्वर पूल के रूप में फ्लड रिजर्वर, ओशियन व एटमॉस्फेयर। कार्बन चक्र में लिविंग थिंग्स, जीव आ गए सभी जो एक्टिव या साइक्लिंग पूल है। और इसका रिजर्वर पूल के रूप में सेडिमेंट्री और फ्लूइड रिजर्वर दोनों आते हैं कार्बन में। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन साइकिल में बायोस्फीयर एक्टिव या साइक्लिंग पूल है, तो फ्लूइड रिजर्वर के रूप में हाइड्रोस्फीयर व एटमॉस्फेयर है। फॉस्फोरस साइकिल में बायोस्फीयर एक्टिव पूल और रिजर्वर पूल के रूप में सेडिमेंट्री पूल। इसी तरीके से सल्फर का भी एक्टिव पूल बायोस्फीयर और सेडिमेंट्री पूल जो है रिजर्वर पूल के रूप में जानते हैं। ऑक्सीजन में बायोस्फीयर हो गया एक्टिव पूल और फ्लूइड रिजर्वर हो गया रिजर्वर पूल। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि इनकी दो तरह की अवस्थाएं हैं और इनका एक निश्चित चक्र चलता रहता है जिसमें सक्रिय अवस्था में पहुंचते हैं और फिर वापस पुनः भंडार कुंड रिजर्वर पूल में सम्मिलित हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के चक्र गैसीय चक्र भी कहलाते हैं। सल्फर और फॉस्फोरस जैसे तत्व जो हैं वो जीव से लिथोस्फीयर, स्थल मंडल में सम्मिलित होते हैं। अतः इस चक्र को अपन सेडिमेंट्री साइकिल भी कहते हैं। अब अपन जल चक्र की बात करेंगे कि किस तरीके से वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये इस इकोसिस्टम में अपनी भूमिका निभाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि सभी जीवों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जल ही है जिसके कारण यहाँ जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जल की अपार राशि है। इनमें से 5% ही मुक्त रूप से है पाई जाती है और 95% जो है चट्टानों, लिथोस्फीयर में बंधित अवस्था में होती है। इस 5% में से 99% समुद्र व महासागरों में पाई जाती है और शेष जो राशि 1% है वो बाकी स्थलों में झील, नदी, तालाब इनमें पाई जाती है। जैसा कि अपन जानते हैं कि पृथ्वी की जल राशि का बहुत बड़ा भाग महासागरों में पाया जाता है, परंतु ये भाग स्थिर नहीं रहता है, वरना तीव्र गति से चक्रण प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे सूर्य ताप के कारण थल व महासागरों में कुछ जल जो है जलवाष्प में बदलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है
ये पुनः जलपात प्रेसिपिटेशन द्वारा या जल के बरसात के द्वारा पुनः जलमंडल या थलमंडल में सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार इनमें एक वाटर साइकिल पाया जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी जीव का 80% भाग है वो जल का ही बना होता है। अब जल चक्र जो है क्यों जरूरी है जीवों के लिए या इकोसिस्टम में, इसकी मुख्य विशेषताएं ये है कि एक तो उत्तम विलायक है, ये अनेक प्रकार के यौगिकों को घोलकर जीवन का माध्यम बन सकता है, पोषक तत्वों का समन्वय वितरण करता है, ऊष्मा का संचय करता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि 1 ग्राम जल के वाष्प में बदलने पर 536 कैलोरी चाहिए और बर्फ़ को जल में बदलने तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम चाहिए। इस प्रकार सूर्य की जो ताप है उसको ये नियंत्रित करता है, वाष्प में बदलता है, अवशोषित करता है। यदि जल नहीं होता तो पृथ्वी पर सूर्य ताप के कारण दिन और रात के तापमान में भारी अंतर आता और तापमान का पारास इतना अधिक होता है कि यहाँ जीवन भी संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार इसको अपन समझ सकते हैं कि जल जो है जीवों के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि इस इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, तापमान को नियंत्रित रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक कारक हैं। जल चक्र यौगिक परिवर्तनों का कारक भी है। ये किसी स्थान पर कटाव क्षरण उत्पन्न करता है तो किसी पर डिपोजिशन भी करता है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार से ये प्रभावित करता है। जल चक्र में जो मुख्य घटनाएं होती है उसको अपन इस तरीके से जान सकते हैं कि जैसे समुद्र में वाष्पन होता है, इवोपरेशन होता है, तो उसमें सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं वो पृथ्वी को गर्म करती है। समुद्र जो कि पृथ्वी का 2/3 से अधिक भाग बनाते हैं, इस सूर्य ताप को ग्रहण करते हैं। जल सूर्य की ऊर्जा ग्रहण कर वाष्पीकृत होता है, यानी उसको चालक फोर्स मिल जाता है ऊर्जा के रूप में। ये बादलों के रूप में पवनों के साथ बहता है और तरल होकर पृथ्वी पर पुनः आ जाता है। इस प्रकार अधिकांश वाष्प समुद्र से बनती है। 85% तक जो जल वाष्प है वो समुद्र से बनती है और 15% स्थलों से बनती है। जल वाष्प या बादलों का परिवहन होता है। वाष्पीकृत जल जो जलमंडल से वायुमंडल में सम्मिलित हुआ पवनों के साथ एक सिरे से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि पृथ्वी पर तापमान में परिवर्तन होने के कारण पवनों का बहाव होता है। इन्हीं का जैसे पृथ्वी जो है स्थल मंडल है जो सूर्य से आने वाले विकिरण को सोख कर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण हवाएं ऊपर उठने लगती है, दाब कम होता है और इस वजह से समुद्र से स्थल की ओर पवन का चलन होता है और जो वाष्पीकृत बादल हैं पवनों के साथ स्थल की ओर गमन करते हैं। आने वाले अवरोधों के कारण, पहाड़ों के कारण जल वाष्प जो है संघनित होकर बादल बनाती है और वो वर्षा करते हैं। तो समुद्र से वाष्पन के द्वारा जल वाष्प बनती है और वो स्थल की ओर अग्रसर होती हुई संघनित होकर बरसात करती है। इस प्रकार ओलावृष्टि, बर्फ़ गिरना, ओस गिरना, कोहरा आदि ये सभी घटनाएं जलपात के कारण होती है। पृथ्वी पर जल का वाष्पन व जलपात बराबर होता रहता है, परंतु समुद्र से जितना वाष्पन होता है उतना
जलपात वहाँ नहीं होता है। इस प्रकार समुद्रों से जो है जल अधिक मात्रा में जलवाष्प के रूप में बदलता है और वो स्थलों की ओर गमन करता हुआ स्थलीय क्षेत्रों में चला जाता है, और प्रतिवर्ष जो है 10% अतिरिक्त जल जो है स्थलीय क्षेत्रों की ओर बहता हुआ, पवनों के साथ बहता हुआ वहाँ पहुँचता है, और वहाँ स्थलीय क्षेत्रों से नदियों के जल प्रवाह द्वारा ये पुनः समुद्र में लौट आता है। तो इस प्रकार एक साइकिल पाया जाता है। स्थलीय क्षेत्रों में जो जल गिरता है उसका भविष्य इस तरीके से होता है कि 35% जब भाग जो है जो बरसात के रूप में जल आया उसको वाष्पोत्सर्जन व द्वारा पुनः वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। 20% जो हिस्सा है वह इनफिल्ट्रेशन द्वारा मृदा में प्रवेश करता हुआ मृदा की नमी को कायम करता हुआ भूमिगत जल के रूप में भंडारित हो जाता है, जिसको अपन नलकूप, हैंड पंप और कुएं के द्वारा मनुष्य पुनः इसका संचित जल का उपयोग करता है। शेष जो जल है 55% जल जो है वो नदियों नालों के द्वारा गुजरता हुआ पुनः समुद्र में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जल जो है किस तरीके से इसमें गतिविधि होती है। जल चक्र को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें अपन ये कह सकते हैं कि निरंतर होने वाली ये प्रक्रिया है भूमंडलीय वाष्पन और जलपात, लेकिन मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से, या अपन ये कह सकते हैं कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल गतिविधियों के बढ़ने से इकोसिस्टम में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण है। प्रदूषण से उत्पन्न अनेक निलंबित कण जो है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जो है वो जल स्नेह के अंदर के रूप में कार्य करते हैं और स्थानीय जलपात को बढ़ा देते हैं। यानी प्रदूषण एक जलपात यानी बरसात का एक कारण भी होता है। दूसरा, क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा कराने को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जिन क्षेत्रों में बादल गुजरते हैं और बरसात नहीं होती है तो वहाँ पर जल वाष्प को संघनित बरसाने हेतु जल स्नेह केंद्रकों की रसायन वायुमंडल में फैलाए जाते हैं, जिससे जल वाष्प संघनित होकर बरसात के रूप में वहाँ पानी इकट्ठा होता है। वन कटाव, वनों के काटने से स्थानीय जलपात में कमी आ जाती है, वाष्प उत्सर्जन की मात्रा घटती है तथा रन ऑफ बढ़ जाता है। सिंचाई से जल के प्राकृतिक वितरण में परिवर्तन आता है। इस प्रकार इन घटनाओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि जल चक्र जो है उसमें कुछ न कुछ निरंतर परिवर्तन आने की संभावना बनी रहती है, और ये सभी कारक यदि अपनी सीमाओं में रहते हैं तो जल चक्र का नियमित चक्रण पाया जाता है। बरसात, समुद्र में पुनः पानी इकट्ठा होना, जल वाष्प के द्वारा पवनों के साथ बहते हुए पुनः बरसात आना, इस प्रकार रिजर्वर से बायोस्फीयर से पुनः रिजर्वर में जल चक्र चलता रहता है। धन्यवाद।